नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जब तक जिंदा रहते हैं तब तक लोगों के वो डंडे किए रहते हैं, लेकिन मरने के बाद जब इस दुनिया से चले जाते हैं फिर भी वो लोगों के अंदर डंडे डाल कर ही रहते हैं। आज मैं जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की है। आनंद पाल आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पुलिस वालों के डंडे डाले हुए है। जब तक वो जिंदा रहा पूरे 2 साल तक 5 राज्यों की पुलिस के लिए वो छलावा बना रहा। जब उसकी मौत हुई तो उसके अंतिम संस्कार के लिए पुलिस को 20 दिनों का इंतजार करना पड़ा, और जब उसकी मौत के बाद उसके एनकाउंटर के मामले पर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की तो ये क्लोजर रिपोर्ट एक बार फिर पुलिस के गले की फांस बन गई। कोर्ट ने राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर में शामिल तमाम पुलिस वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलाने का हुक्म दे दिया। यानी जिंदा तो जिंदा, मुर्दा आनंद पाल भी अब राजस्थान पुलिस का पीछा नहीं छोड़ रहा। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए जोधपुर सीबीआई कोर्ट ने जब आनंद पाल का एनकाउंटर करने वाले उन 7 पुलिस वालों के खिलाफ मर्डर केस दर्ज करने का आदेश दिया, जिन्हें कभी आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद तमगों से नवाजा गया था। लेकिन फिर सवाल यह है कि जिस सीबीआई ने अपनी तफ्तीश में आनंद पाल के एनकाउंटर को सही पाया था, आखिर अदालत में वही तफ्तीश झूठी या फिर यूं कहें कि गलत कैसे साबित हो गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट ने क्लोज रिपोर्ट को खारिज कर पुलिस वालों पर केस चलाने के आदेश दे दिए? तो इस कहानी को समझने के लिए आपको जानना होगा कि आनंद पाल के घर वालों ने आखिर इस एनकाउंटर के खिलाफ अदालत में कैसे कौन से तर्क पेश किए, जिनके सामने सीबीआई की पूरी जांच रिपोर्ट हवाई साबित हो गई। लेकिन आपको ये सारी बात सिलसिलेवार तरीके से जानना होगा। उससे पहले आइए जल्दी से ये जान लेते हैं कि आखिर आनंद पाल था कौन और उसका एनकाउंटर कैसे हुआ, जो सवालों के घेरे में आ गया है। राजस्थान के नागौर जिले से आने वाला गैंगस्टर आनंद पाल सिंह अपने खूंखार अंदाज के लिए जाना जाता था। उसके सिर पर 7 से ज़्यादा कत्ल समेत कई संगीन इल्जाम थे, और एक बार गिरफ्तार होने के बाद वो पुलिस को चकमा देकर ऐसे भागा कि फिर कभी पकड़ में नहीं आया। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश आनंद पाल का 2 सालों तक पीछा करती रही पुलिस, और आखिरकार राजस्थान पुलिस की एसओजी और चूरू पुलिस ने आनंद पाल को 24 जून 2017 को एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस ने बताया कि आनंद पाल का पीछा करने के दौरान उन्हें उसके 2 भाइयों विक्की उर्फ रुपेश और देवेंद्र उर्फ गट्टू के बारे में जानकारी मिली, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उनके बताए मुताबिक आनंद पाल की लोकेशन का पता चला, जो चूरू जिले का मालासर गांव था। यहाँ आनंद पाल एक मकान की छत पर छिपा था। पुलिस ने पूरे मकान को घेर लिया और उसके बाद आनंद पाल को सरेंडर करने को कहा गया। ये भी कहा कि उसका भाई पुलिस के पास है, इसलिए वो सरेंडर कर दे। लेकिन पुलिस की माने तो आनंद पाल ने छत से पुलिस वालों पर AK-47 जैसे खतरनाक हथियार से फायरिंग शुरू कर दी, और जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो पुलिस की गोली से आनंद पाल मारा गया। लेकिन आनंद पाल के घर वालों और उसके चाहने वालों के मुताबिक पुलिस का ये एनकाउंटर झूठा था। उन्होंने इस मामले में दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होने तक का आनंद पाल की लाश का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। तब करीब 20 दिनों तक लोग आनंद पाल की लाश के साथ प्रदर्शन करते रहे, और आखिरकार तत्कालीन राजस्थान सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी। सीबीआई ने मामले की जांच की और एनकाउंटर को लेकर कही गई पुलिस की बातों को सही पाया, और अपनी तफ्तीश के बाद साल 2020 में इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। लेकिन आनंद पाल के घर वालों ने इस क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया। ACJM के कोर्ट में सुनवाई चलती रहे, और आखिरकार दोनों पक्षों के सुनने के बाद कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। एनकाउंटर करने वाले 7 पुलिस वालों के खिलाफ कत्ल समेत दूसरी कई धाराओं में केस चलाने का आदेश जारी कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि आनंद पाल का एनकाउंटर जेन्युइन नहीं बल्कि झूठा, और पुलिस ने उसे जिंदा पकड़ने के बाद उसे करीब से कई गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर बचाव पक्ष ने वो कौन सी दलील पेश की जिससे क्लोजर रिपोर्ट की धज्जियां उड़ गई? तो आइए अब उन दलीलों को एक एक पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने बताया कि आनंद पाल छत से AK-47 से फायरिंग कर रहा था। ऐसे में गोलियों की बौछार के बीच छत पर जाना मुश्किल ही नामुमकिन था। पुलिस किसी तरह आनंद पाल के भाई के साथ उसे लेकर मकान की सीढ़ियों तक गई, लेकिन आनंद पाल ऊपर से फायरिंग करता रहा, और आखिरकार पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, और तब आनंद पाल लड़खड़ाता हुआ अपनी AK-47 के साथ सीढ़ियों पर आ गिरा। यानी एनकाउंटर के दौरान पुलिस छत पर गई ही नहीं, लेकिन जांच में पता चला कि आनंद पाल को CO विद्या प्रकाश की ग्लॉक पिस्टल से भी गोली मारी गई थी, और उस ग्लॉक पिस्टल का खोखा मकान की छत पर मिला था। सवाल यह है कि अगर गोली नीचे से चलाई गई तो छत पर पिस्टल का खोखा कैसे मिला? फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी इस मामले पर अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्लॉक पिस्टल का खोखा वहीं गिरता है जहां से फायरिंग की जाती है। यानी गोली चलाए जाने को लेकर पुलिस ने झूठ बोला। तथाकथित एनकाउंटर के बाद आनंद पाल की लाश को 2 बार पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, यानी 2 बार पोस्टमार्टम किया गया। दूसरी बार किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने पाया कि 7 गोलियों के जख्मों के पास टैटू इंक के निशान थे,
ऐसे निशान जो करीब से गोली मारे जाने पर ही बनते हैं। आनंदपाल के जिस्म पर मौजूद ये निशान भी पुलिस के दावों की पोल खोलते हैं, क्योंकि पुलिस ने बताया कि वो छत पर था और पुलिस नीचे से गोली चला रही थी। सीबीआई की जांच में पुलिस ने बताया कि कांस्टेबल सोहन सिंह एनकाउंटर के दौरान सीढ़ियों पर सबसे ऊपर था, जबकि ऊपर से ही आनंदपाल अपनी AK-47 राइफल से बर्फ फायर कर रहा था। बदले में उसने भी अपनी AK-47 से गोली चलाई जो आनंदपाल को लगी। हालांकि इस एनकाउंटर में सोहन सिंह की गोली लगी थी और सोहन सिंह ने करीब 9 महीने बाद अपना बयान बदलते हुए कहा कि उसे जो गोली लगी थी वो आनंदपाल के AK-47 से चली हुई गोली थी, जो दीवार से टकराकर उसकी पीठ में लगी थी। लेकिन कोर्ट ने पाया कि मौका ये वारदात पर प्रैक्टिकली ऐसा नामुमकिन था। ये पॉइंट भी पुलिस और सीबीआई के खिलाफ गया। आनंदपाल छत पर जिस जगह छिपा हुआ था वहां सिर्फ सीओ की ग्लाक पिस्टल से चली गोलियों के खोखे ही नहीं मिले, बल्कि दूसरे पुलिस वालों के राइफल और पिस्टल की गोलियों के खोखे भी मौजूद थे। अब कहानी के मुताबिक जब आनंदपाल को गोलियां सीढ़ियों पर लगी और वो वहीं गिर गया तो फिर छत पर सरकारी हथियारों के खोखे कहाँ से आए? इस तर्क ने भी क्लोज रिपोर्ट को शक के दायरे में ला दिया। पुलिस आनंदपाल के भाई रूपेंद्र पाल को अपने साथ मौके पर लेकर के गई थी और आनंदपाल को बताया था कि वो उसका भाई उनके साथ है, इसलिए वो सरेंडर कर दे। खुद रूपेंद्र पाल ने भी पुलिस के कहने पर आनंदपाल को सरेंडर करने को कहा, लेकिन सरेंडर करने के बावजूद पुलिस ने आनंदपाल को नीचे जमीन पर गिरा दिया और उसे करीब से कई गोलियां मारी। रूपेंद्र पाल ने अपनी गवाही में ये बात बताई जिसने पुलिस के एनकाउंटर की थ्योरी पर बड़ा सवालिया निशाना लगा दिया। जाहिर है कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिन्होंने पुलिस के एनकाउंटर वाली थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी और कोर्ट ने इस मामले में चुरू के तत्कालीन SP राहुल बारट, कुचामन सिटी के तत्कालीन CO विद्या प्रकाश और SOG के तत्कालीन CI सूर्यवीर सिंह कुल 7 पुलिस वालों के खिलाफ केस चलाने का हुक्म दिया। कोर्ट ने आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ IPC की धारा 302 यानी कत्ल के साथ साथ धारा 324, 325 और 326 यानी हथियारों से खतरनाक चोट पहुंचाना, 149 यानी सामूहिक रूप से किसी अपराध का कारित करना और 147 और 148 यानी दंगा फैलाने के जुर्म में केस दर्ज करने की बात कही। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को आनंदपाल की पत्नी राज कंवर ने कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें खुद राज कंवर के अलावा आनंदपाल के भाई मंजीत कंवर और आनंदपाल की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले 2 डॉक्टरों की गवाहियां और इन गवाहियों ने क्लोजर रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए। अब अदालत के आदेश पर आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ केस चलना तो तय हो गया है, लेकिन जब पुलिस के एनकाउंटर की जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई ने इस मामले में एनकाउंटर को सही करार दिया है तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इस मामले में पुलिस वालों के खिलाफ अदालत में चलने वाले मुकदमे का क्या होगा? क्या अदालत में अभियोजन पक्ष के तौर पर सिर्फ आनंदपाल के घर वाले ही अपनी बात रखेंगे और क्या अदालत में पुलिस वालों का जुर्म साबित हो सकेगा? कहने को तो आनंदपाल एक गैंगस्टर था, उस पर कत्ल समेत कई संगीन जुर्म के इल्जाम थे, लेकिन सच्चाई यही है कि समाज का एक बड़ा तबका आनंदपाल को रॉबिन हुड की नज़र में देखता था, यानी जो अमीरों से लूट कर गरीबों की झोली भर दे। खासकर राजपूत समाज के नौजवानों में उसकी अच्छी पकड़ थी। यही वजह है कि अब जब 24 जुलाई 2017 को आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ तो उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और पूरे 20 दिनों तक शासन प्रशासन के नाक में दम कर दिया। आनंदपाल अपने जुर्म की जिंदगी में सिर्फ एक बार पुलिस की पकड़ में आया और उसके बाद ऐसा फरार हुआ कि पुलिस उसे ढूंढ नहीं सकी। पुलिस करीब 2 साल तक उसका पीछा करती रही और कम से कम 300 जगह पर दबिश दे चुकी थी। उसकी तलाश में SP लेवल के ऑफिसर्स से लेकर कम से कम 50 जवानों की टीम जाती थी और हर बार लाखों रुपए खर्च होते थे। पुलिस सूत्रों की माने तो एक अनुमान के मुताबिक एनकाउंटर से पहले आनंदपाल की तलाश में पुलिस उस पर करीब 9 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी थी। आनंदपाल की राजू ठेहट नाम के एक दूसरे गैंगस्टर से दुश्मनी थी। आनंदपाल के साथियों ने साल 2014 में जेल में राजू ठेहट पर हमला किया, जिसके बाद राजू ठेहट ने भी आनंदपाल पर हमला करवाया। बाद में 3 दिसंबर 2022 को सीकर में राजू ठेहट का कत्ल कर दिया गया। इल्जाम आनंदपाल पर ही लगा। असल में आनंदपाल दूसरे गैंगस्टरों से कई मायनों में अलग था। एक लॉ ग्रेजुएट और B.Ed होने के बावजूद उसने न सिर्फ जुर्म का रास्ता चुना बल्कि फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर अपने सर्टिफिकेट इमेज बनाई। नागौर के सामराद गांव का रहने वाला आनंदपाल कभी टीचर बनना चाहता था, लेकिन सियासत और शराब तस्करी ने उसे जुर्म के रास्ते पर ला दिया। लेकिन तस्करी के साथ ही जुर्म की दुनिया में कदम रखते ही उसने जातीय समीकरण कुछ ऐसे साधे कि देखते ही देखते उसे समाज के लोग पसंद करने लगे। धीरे धीरे उसने एक के बाद एक कई कत्ल किए। कुछ मामलों में लाश को तेजाब तक से जला दिया, जिससे उसके नाम का खौफ पैदा हो गया। एक समय राजस्थान में उसके नाम का सिक्का चलता था, लेकिन अब सब गुजरे वक्त की बात हो गई है। इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना।
जय हिंद, जय भारत।